मैं अब आपके सामने हूँ। आमतौर पर मरीज जिस समस्या के साथ एक फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन विशेषज्ञ यानी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, उन समस्याओं में से एक के बारे में मैं बताऊंगा और वह है कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसी समस्या है जिससे अलग अलग उम्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन के कामकाज में हम अक्सर इस समस्या से पीड़ित होते हैं या जूझते रहते हैं। मरीज आम तौर पर हमारे पास इस समस्या को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जैसे कुछ मरीज कई दिनों से कमर दर्द से पीड़ित होते हैं। लगभग रोजाना ये समस्या उन्हें परेशान करती है। अक्सर देखा जाता है कि वे नीचे की ओर फार्मेसी से दर्द की दवा खरीद कर खाते हैं, 1 या 2 डोज लेते हैं, अच्छा महसूस करते हैं या दर्द कम हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से उन्हें कमर दर्द होने लगता है। इसी तरह कुछ मरीज ऐसे भी आते हैं जिनका कमर दर्द सिर्फ कमर तक सीमित नहीं रहता, दर्द कमर से पैर तक चला जाता है। कई लोग कहते हैं कि वह टखने तक जाता है और कुछ कहते हैं कि वह पैर की उंगलियों तक फैल जाता है और साथ में झंझनाहट या सुन्नता महसूस होती है। फिर कुछ मरीज ऐसे आते हैं जो थोड़ी दूर चलने के बाद और चल नहीं पाते, क्योंकि उनके दोनों पैर सुन्न हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं और उस समय उन्हें चलना बंद कर बैठना पड़ता है। बैठने के बाद उन्हें उस समस्या से कुछ हद तक राहत मिलती है। फिर कुछ मरीज हमारे पास आते हैं जो दिन भर के कामकाज में ऐसा कोई दर्द महसूस नहीं करते, लेकिन जब वे आराम करते हैं या सोने जाते हैं या जब सुबह उठते हैं तब तीव्र कमर दर्द महसूस करते हैं और दर्द इतना तेज होता है कि उन्हें बिस्तर से उठने या पैर नीचे रखने में बहुत तकलीफ होती है और कुछ देर चलने फिरने के बाद धीरे धीरे कमर दर्द कुछ हद तक कम हो जाता है। दर्शकों, अभी तक मैंने जो मरीजों की समस्याएं आपको बताईं, ध्यान दें कि इन कमर दर्द के मरीजों की समस्या पेश करने का तरीका अलग अलग है, यानी उनकी प्रस्तुति अलग अलग है। इससे समझा जा सकता है कि हर कमर दर्द एक जैसा नहीं है और कमर दर्द के कारण भी अलग अलग हैं। इसलिए जो लोग कमर दर्द से पीड़ित हैं, उन्हें ज़रूर अपने कमर दर्द के कारण का पता लगाकर उसकी उचित चिकित्सा लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि कमर दर्द किन किन कारणों से हो सकता है। दरअसल कमर दर्द के कई कारण होते हैं। उनमें से कुछ कारण आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठना या लंबे समय तक चलना। ये कारण हमारे रोजमर्रा के ऑफिस वर्क या प्रोफेशनल वर्क, यहाँ तक कि किचन वर्क से भी जुड़े हो सकते हैं। इससे भी कमर दर्द हो सकता है। फिर कोई व्यक्ति शायद कमर में चोट लगा बैठा हो, उससे भी कमर दर्द हो सकता है। अब जरा ध्यान दें बुजुर्ग लोगों के मामले में। उनके मामले में देखा जाता है कि एक मेडिकल टर्म है जिसे हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, यानी जहां रीढ़ की हड्डियां हड्डियों के किनारे घिस जाते हैं और दूसरी ओर नई हड्डी बनती है। इससे भी मरीज को कमर दर्द हो सकता है। और भी कुछ मेडिकल टर्म हैं जैसे PLID यानी पोस्टेरोलैटरल इंटरवर्टेब्रल डिस्क। इस स्थिति में हमारी रीढ़ की हड्डियों में और उनके बीच में एक तरह का जेली जैसा तरल पदार्थ होता है जिसे हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। अगर किसी कारणवश यह हिस्सा पीछे की ओर या साइड में यानी पोस्टेरोलैटरल दिशा में खिसक जाए तो वह हमारी स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स पर दबाव डालता है। उपहाजाकर इस स्थिति में भी मरीज को कमर दर्द हो सकता है और वे हमारे पास इलाज के लिए आते हैं। इस स्थिति में मरीज को समय समय पर डॉक्टर के पास आना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बार बार दर्द या असुविधा महसूस हो सकती है। डॉक्टर मरीज को सलाह देते हैं कि वे अपनी स्थिति की नियमित जांच करवाएं, ताकि किसी भी नई समस्या या जटिलता को समय रहते पहचाना जा सके। अक्सर मरीजों को हल्का या तेज दर्द, सूजन, थकान या जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिनके लिए डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं और निर्देशों का पालन करना जरूरी होता है। अगर मरीज समय पर अस्पताल नहीं आते या जांच नहीं करवाते तो उनकी समस्या बढ़ सकती है और इलाज में देरी हो सकती है। नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह मानने से बीमारी की प्रगति को रोका जा सकता है और मरीज की सेहत में सुधार लाया जा सकता है। इसलिए मरीज को चाहिए कि वे डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें, समय समय पर अस्पताल आएं और अपनी स्थिति की पूरी जानकारी दें, ताकि उन्हें सही उपचार मिल सके और भविष्य में होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सके। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले बताया, यह हड्डियों के क्षय से संबंधित रोग है। इसमें हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और वे आसानी से भंगुर हो जाती हैं। इसके अलावा कई बीमारियों के लक्षण के रूप में भी
मरीज कमर दर्द की शिकायत लेकर हमारे पास आ सकते हैं। और अगर हम किसी और बड़े कारण के बारे में सोचें तो उसमें कैंसर भी शामिल है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करते हैं, या शरीर के किसी अन्य हिस्से का कैंसर जो बाद में फैलकर रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे कई तरह के कारण हो सकते हैं। तो दर्शकों, आप ध्यान दें कि कमर दर्द के पीछे छोटे से लेकर बड़े और गंभीर कई तरह के कारण हो सकते हैं। अब मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक कमर दर्द से परेशान रहता है, तो वह अगर रोजमर्रा की कुछ आदतों का पालन करे तो शायद कमर दर्द से कुछ हद तक राहत पा सकता है। उन नियमों में से एक यह है कि अगर आपको लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करना पड़ता है, तो बैठने के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखें। कमर और पीठ को पीछे रखें। आपको करना यह है कि कुर्सी की पीठ से पूरी तरह सीधा होकर बैठना चाहिए और टेबल को कुर्सी के जितना करीब हो सके उतना करीब रखना चाहिए, ताकि आगे झुककर काम न करना पड़े। फिर मान लीजिए अगर आपको लंबे समय तक चलना या खड़े रहना पड़ता है, तो ऐसे में हाई हील्स वाले किसी भी जूते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में सॉफ्ट और आरामदायक जूते पहनना चाहिए और लगातार 10 से 15 मिनट से ज्यादा खड़े रहना कभी भी उचित नहीं है। इस बीच अगर संभव हो तो थोड़ा बैठकर आराम करना अच्छा है। फिर भी अगर लंबे समय तक खड़े रहना पड़े तो शरीर का भार एक पैर से दूसरे पैर पर शिफ्ट करना चाहिए, या फिर वह व्यक्ति फुटस्टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींद और बिस्तर पर लेटने के मामले में हमेशा सख्त और समतल बिस्तर पर लेटना चाहिए। स्प्रिंग या फोम के गद्दे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर कोई चीज नीचे गिर जाए या फर्श से उठानी हो तो आगे झुककर ना उठाएं, बल्कि घुटने मोड़कर नीचे बैठकर चीज को उठाना बेहतर है। ऐसे और भी कई तरह के निर्देश हैं। यह भी निश्चित रूप से मरीज के डायग्नोसिस यानी बीमारी की पहचान पर निर्भर करता है कि उसे किस तरह के नियम कानूनों का पालन करना होगा। अब हम फिजियोथेरेपिस्ट या कहें कि एक फिजिकल मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन विशेषज्ञ के तौर पर मरीज के आने पर हम क्या करते हैं। सबसे पहले जब कोई मरीज हमारे पास दर्द की शिकायत लेकर आता है तो हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री अच्छे से सुनते हैं। उसके बाद मरीज की फिजिकल एग्जामिनेशन यानी शारीरिक जांच करते हैं। इसके बाद हम एक डायग्नोसिस के बारे में सोचते हैं। आगे चलकर शायद कुछ पैथोलॉजिकल जांचें या कुछ रेडियोलॉजिकल जांचें करवाने के बाद हम अंतिम डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। जब मरीज का अंतिम डायग्नोसिस हो जाता है तभी हम उसे पूरी तरह से इलाज की व्यवस्था प्रदान करते हैं। फिर बैठकर ध्यानपूर्वक विचार करते हैं और पूरी चिकित्सा व्यवस्था लागू करते हैं। पूरी चिकित्सा व्यवस्था में क्या क्या शामिल है? इसमें दवा से इलाज तो निश्चित रूप से है ही, इसके साथ साथ मरीज के डायग्नोसिस के अनुसार कौन कौन से नियम कायदे हैं जिन्हें वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाए तो दर्द से मुक्त रह सकता है, वे सभी निर्देश हम मरीज को दे देते हैं। और अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम कोई ब्रेस या कोई ऑनर्थोसिस सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर फिजिकल थेरेपी यानी फिजियोथेरेपी भी हम सजेस्ट करते हैं। इस तरह से हम मरीज को पूरी तरह से इलाज की व्यवस्था देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर आपके सामने किसी नई समस्या या नई दर्द के साथ हाजिर होंगे। तब तक सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, कमर दर्द से मुक्त रहें और दर्द मुक्त मरीज का जीवन ही हमारी कामना है। महान अल्लाह ताला हमें स्वस्थ रखें, खुश रखें,